बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस 96 मुलाहिज़ा फरमाएं। रात भर जागने से मेरी आंखों में जैसे मिर्चें सी भर गई थी। ठंडे पानी के छींटों से आंखों में कुछ ठंडक सी महसूस हुई। मैं बाथरूम से निकला ही था कि काल बैल की आवाज़ सुनाई दी। वो यकीनन काम करने वाली मासी थी जो सुबह तकरीबन उस वक्त आई थी और नाश्ता कराने के बाद दूसरे बंगलों में काम करने को चली जाती थी और दोपहर 2 बजे फिर आती और उसके बाद शाम तक यहीं रहती थी। मैंने नरगिस की तरफ देखा। वो इस वक्त भी गहरी नींद में थी और करवटें लेने से चादर उसके ऊपर से कुछ हट गई थी। मैंने आगे बढ़कर चादर दुरुस्त की और कमरे से बाहर आ गया। वो काम करने वाली मासी थी। रोजाना नरगिस ही दरवाजा खोला करती थी। आज मुझे देखकर वो औरत कुछ चौंक सी गई। बेगम साहब घर पर नहीं है क्या? उसने हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल होकर पूछा। बेगम की तबीयत ठीक नहीं, वो सो रही है। मैंने रेशमा की तरफ देखते हुए कहा तो उसने जल्दी से सीने पर दुपट्टा फैला लिया। रात को वो देर से सोई थी, उसे जगाना मत और सबसे पहले मुझे चाय पिला दो, बाद में कोई और काम करना। रेशमा ने कनक से मेरी तरफ देखा और बरामदे की तरफ चली गई। मैं लान की तरफ बढ़ गया। मैं लान में खड़ा बज़ाहिर पौधों को देख रहा था, लेकिन मेरी नजरें अंदर की तरफ थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रेशमा सबसे पहले हमारे बेडरूम में गई और वहां नरगिस को सोते देखकर उसकी तसल्ली हो गई थी कि मैंने उससे झूठ नहीं कहा था। वो बेडरूम से निकलकर किचन की तरफ चली गई तो मैं लान के कोने में लगे हुए नलके में पाइप लगाकर पौधों को पानी देने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद रेशमा मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं लान में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए रेशमा की तरफ देखने लगा। नरगिस का लिबास उस पर बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे ख्याल में वो ढंग का लिबास पहनती रहे तो उसमें दिखार आ सकता था। रेशमा ने कई रोज पहले नरगिस को अपनी जो कहानी सुनाई थी वो खासी दिलचस्प थी। उस कहानी के मुताबिक रेशमा के आबा व अजदाद राजस्थान से आकर चोलिस्तान में आबाद हुए थे। वो एक खाना बदोश कबीला था जो मुतहर्रिक ही रहता था, लेकिन चोलिस्तान के दामन में वो नखलिस्तान उन्हें पसंद आ गया और उस कबीले ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। रेशमा के बाप के पास भी बकरियों का रेवड़ था। वो साल में एक मरतबा बकरियां करीबी शहर में बेच देता। रेशमा के बाप की अपने कबीले में किसी से दुश्मनी चल पड़ी, जिसके नतीजे में रेशमा के बाप को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त रेशमा की उम्र 20 के लगभग थी। बाप के कत्ल के बाद कारोबार उसने संभाल लिया। कुछ अर्सा बाद उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया तो वो अकेली रह गई। उसके लिए अकेले रहना मुश्किल था और फिर कबीले के सरदार ने उसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जो हर डराम वाक़ हुआ। उसने 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ बराबर कर दिया। बकरियों का रेवड़ खत्म हो गया। गारे और कच्ची ईंटों का 2 कमरों का मकान भी बेच दिया। 1 साल बाद ये इंकिशाफ हुआ कि रेशमा का निकम्मा और निकट्टू शोहर गामा ताड़ी पीने और जुआ खेलने का आदी हो गया है। कबीले के कई लोग बस्ती छोड़ छोड़कर शहरों का रुख करते रहे। रेशमा के लिए बस्ती में कुछ नहीं रहा तो उसने भी कबीले को छोड़कर शहरी आबादी का रुख किया। इसका ख्याल था कि शायद शहर जाकर गामा कोई कामकाज करने लगे। वो 2 साल तक हारूनाबाद में रहे, जहाँ जैसे तैसे गुजारा होता रहा। गामा ने सब्जी का ठेला लगा लिया था, लेकिन यहाँ भी उसे अपने जैसे लोग मिल गए और वो फिर बिगड़ गया। रेशमा गामे को लेकर यहाँ बहावलपुर और फिर कराची आ गई। यहाँ इंसानों का जंगल आबाद था। एक तरफ ऐसी बस्तियां थी जिनके मकीनों को एक वक्त पेट भरकर खाने को भी नहीं मिलता था और दूसरी तरफ ऐसी आलीशान कोठियां जहाँ बकौल शख्स से मींह बरसता था। रेशमा और गामे को भी एक कच्ची आबादी में एक जाने वाले के 2 कमरों के घर का कमरा मिल गया। रेशमा का ख्याल था कि यहाँ गामे को कुछ शर्म आएगी और वो कोई काम धंधा करेगा। गामा बज़ाहिर सेहतमंद और हट्टा कट्टा नजर आता था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला था। रेशमा को शादी की पहली रात पता चल गया कि उसके पल्ले कुछ नहीं। इस पर भी उसने कोई शिकवा नहीं किया था। इसने कभी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो प्यासी थी और प्यासी ही रही। गामे ने अगरचे उसे कुछ नहीं दिया, आज तक उसे प्यासा ही रखा, मगर वो गामे को छोड़ने को तैयार ना थी और खुद मेहनत मजदूरी करके उसे पाल रही थी। रेशमा इस वक्त घर के काम में मसरूफ थी और मैं लान में बैठा उसके हाथ की बनाई हुई चाय की चुस्कियां लेते हुए उसके बारे में सोच रहा था। मैंने चाय पीकर खाली कप सामने पड़ी हुई तपाई पर रख दिया और उठकर दोबारा पौधों को पानी देने लगा। हर सुबह मेरी और नरगिस की मसरूफियत यही थी। आज उसमें फर्क ये आ गया कि मैं अकेला था और वक्त से पहले लान में आ गया था, जबकि आमतौर पर हम नाश्ता करने के बाद 9 बजे के लगभग बाहर निकला करते थे। धूप निकल आई थी। मैं अपने काम में मसरूफ रहा। साहब जी, रेशमा की आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। बेगम साहब को जगा दूं? आपको नाश्ता देकर मुझे मलक जी के बंगले पर जाना है। ठीक है। मैंने पहली मर्तबा बड़ी गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। जगा दो, मैं भी अंदर आ रहा हूँ। और हाँ, नाश्ते में मेरे लिए अंडा मत बनाना। अच्छा साहब जी। रेशमा अंदर चली गई। बेलान को पानी देता रहा। मेरा ख्याल था 10-15 मिनट बाद मैं भी अंदर चला जाऊंगा, लेकिन रेशमा 2 मिनट बाद ही वापस आ गई और कुछ घबराई हुई थी। साहब जी, बेगम साहब को तो तब चढ़ा हुआ है, बहुत जोर का, उसने कहा। वो खासी बदआवाज थी। क्या? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। मैंने पाइप घास पर फेंक दिया और रेशमा के साथ तेज तेज कदम उठाता हुआ अंदर आ गया। नरगिस चित लेटी हुई थी। चादर पूरी तरह उसके जिस्म पर थी, सिर्फ एक आध कोने तक बाहर था। बस आंखें बंद थी और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो या तो सो रही थी या बुखार की वजह से बेहोशी में थी। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो उछल पड़ा। उसे वाकई तेज बुखार था। पेशानी पर मेरे हाथ के लम्स से उसने आंखें खोल दी और उसके होंठ पर बहुत ही अफसुर्दा सी मुस्कुराहट आई।
इतना तेज बुखार है तुम्हें और तुमने चादर उड़ रखी है, मैंने कहते हुए चादर पकड़कर खींच दी। नरगिस पर से चादर हटते ही रेशमा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसने बड़ी तेजी से दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। चादर हटाते ही मैं भूल गया कि नरगिस रात को बेलिबास थी और रेशमा को भी इसका इल्म नहीं था। उसने भी शायद नरगिस का चादर से बाहर निकला हुआ हाथ छू कर देखा था। मैंने चादर दोबारा नरगिस पर डाल दी और अलमारी से उसका शलवार कमीज का एक जोड़ा निकालकर बेड पर रख दिया। रेशमा, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम इसे ये कपड़े पहना दो, मैं लाउंज में हूँ। मैं कमरे से निकल आया। 10 मिनट बाद रेशमा ने मुझे आवाज देकर बुला लिया और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो रेशमा अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी। क्या बात है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने उसे घूरा। साहब जी, वो सहमे हुए लहजे में बोली, बेगम साहबा के जिस्म पर नील पड़े हुए हैं। ओह, मैं चौंक गया। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा था, वरना रेशमा से नरगिस को कपड़े पहनाने को ना कहता, बल्कि उसे कमरे से बाहर भेजकर खुद ये काम कर लेता। तुम्हारी बेगम साहबा को कदूकड़े लगाने का शौक है। रात को सीढ़ियों से गिर गई थी, ऊपर की सीढ़ी से लुढ़कती हुई नीचे तक आई थी। रात को चोटों का इतना पता नहीं चला और ये बुखार तो शायद उसी वजह से हुआ है। मैंने कहा, मैं मलिक जी की बेटी को बुला लाऊं? रेशमा बोली, वो डॉक्टर है, बेगम साहबा को ठीक कर देगी। मलिक साहब तीसरी कोठी में रहते हैं, उनकी बेगम अक्सर नरगिस के पास आती रहती है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उनकी बेटी डॉक्टर है। मैंने नरगिस की तरफ देखा, उसने इस बात में सारी ला दिया। उसका इलाज कराना जरूरी था और मैं उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहता था। जिस डॉक्टर के पास भी लेकर जाता वो इन चोटों के बारे में जरूर जिरा करता। रेशमा मलिक साहब की बेटी को बुलाने चली गई। मैं नरगिस को समझाने लगा कि उसे इन चोटों के बारे में क्या कहना है। तकरीबन 20 मिनट बाद मलिक साहब की बेटी रेशमा के साथ आ गई। मेरी मौजूदगी में नरगिस ने उसे बताया कि रात को वो सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे कुछ अंदरूनी चोटें आई थी और उन्हीं की वजह से बुखार हो गया। बिस मलिक ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया और तकरीबन 20 मिनट बाद मुझे बुलाकर बताया कि तशवीश की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, 1.5-2 घंटों में बुखार उतर जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। वो कह रही थी, मैं कुछ दवाएं लिख देती हूँ, बाजार से ले आएं और कम से कम 5 दिन तक ये जरूर इस्तेमाल कराएं। इनमें से एक करीम भी है, दिन में 3-4 मरतबा चोटों पर लगाते रहिए, चंद रोज में ठीक हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं शाम को क्लिनिक से वापस आकर भी देखूंगी। डॉक्टर मिस मलिक ने नुस्खा मेरी तरफ बढ़ा दिया। पर्चा लेते हुए मेरी नजरें उसके चेहरे की तरफ उठ गई। उसकी आंखों में तशवीश की झलक थी। शायद उसे सीढ़ियों से गिरने वाली कहानी पर यकीन नहीं आया था, लेकिन उसने किसी किस्म की जीरा नहीं की थी। मिस मलिक चली गई। उसके फौरन ही बाद मैं भी एक मेडिकल स्टोर से मतलूबा अद्वियात ले आया। हदायत के मुताबिक सबसे पहले नरगिस को हल्का फुल्का नाश्ता कराया गया और उसके बाद दवाएं इस्तेमाल करवाई गई। नरगिस की चोटों पर करीम रेशमा ने लगाई थी। नरगिस का वो दिन खासी बेचैनी में गुजरा। कुछ पड़ोस ने भी उसकी इयादत के लिए आती रही। इस तरह नरगिस को सीढ़ियों से गिरने की कहानी भी बार बार दोहरानी पड़ी। शाम को मिस मलिक ने भी आकर उसको चेक किया और तसल्ली देकर चली गई। नरगिस के कहने पर रेशमा उस रोज किसी और कोठी पर काम करने नहीं गई। नरगिस ने उसे 200 रुपए दे दिए ताकि उसे तसल्ली रहे कि उससे इजाफी खिदमत बिला मुआवजा नहीं ली जा रही, और वाकई फिर रेशमा ने खिदमत का हक अदा कर दिया। अगले चंद रोज के दौरान रेशमा सुबह से शाम तक हमारे पास रही। उसकी वजह से नरगिस को संभालने में बड़ी मदद मिली थी और दूसरी तरफ उसे हर वक्त अपने सामने देखकर मेरे दिल में भी अजीब हालत थी। रेशमा की कहानी सुनकर मैंने शुरू ही में उसके बारे में जो तासरात कायम किए थे, अब उनमें भी दरारें पड़ने लगी। मैं महसूस करने लगा कि मेरे करीब आकर रेशमा पर कुछ घबराहट सी तारी हो जाती थी, हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और फिर एक रोज मैंने उसे आजमाने का फैसला कर लिया। वो बात दोपहर 3 बजे का वक्त था। उसके बाद ही आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था। नरगिस कमरे में थी। मैं पहले तो बरामदे में बैठा रहा, फिर ऊपर वाले कमरे में आ गया। मैंने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी, लेकिन सामने पर्दे तने रहने दिए। अलबत्ता एक पर्दा वहां से हटा दिया ताकि ताजा हवा आती रहे। ऊपर आने से पहले मैंने रेशमा से चाय के लिए कह दिया था। ये अनोखी बात नहीं थी। कभी कभार मैं और नरगिस यहाँ बैठकर चाय पिया करते थे। मेरा ख्याल था कि चूंकि मैं अकेला हूँ इसलिए रेशमा दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखेगी, लेकिन जब वो चाय लेकर आई तो कमरे के अंदर तक चली आई और जब चाय का कप मेज पर रखकर वापस जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी हिरनी जैसी स्याह आंखों में सुर्खी के डोरे तैर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो वापस गई। दरवाजे से निकलने से पहले उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसे मैं अल्फाज का जामा नहीं पहना सकता था। इतने रोज तक मैंने गाड़ी इस्तेमाल नहीं की थी, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला था। कार पर धूल की तैसी जम गई। उस रोज नरगिस और मैं बरामदे में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना कार की सफाई कर डाली जाए। कार की सफाई करते हुए अचानक ही मुझे एक और ख्याल आया। जिस तरह मैंने उस रात रजिया वाली गाड़ी का नंबर से नशीन कर लिया था, उसी तरह उन्होंने भी हमारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया होगा। वो दोनों तो शेरटन ही से हमारे पीछे लग गए थे और जाहिर सी बात थी कि पीछा करते हुए उन्होंने मेरी कार का नंबर जरूर नोट किया होगा। जिस तरह मैं उनकी गाड़ी के नंबर के जरिए उनकी तलाश का मंसूबा बना रहा था, उसी तरह उनके जहन में भी ये बात आई होगी। ये ख्याल आते ही मेरे दिमाग में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। उस रात वो दोनों हमसे बुरी तरह पीटे थे। जिस तरह नरगिस अब तक चोटें सहला रही थी, मुमकिन है इसी तरह वो भी अभी तक इसी मार के असरात से ना संभले हो
और जैसे ही समझ लेंगे उन्हें मेरी कार की तलाश का ख्याल भी आएगा। लेकिन काफी सोच विचार के बाद मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। मेरे ख्याल में हमारे इस ठिकाने तक पहुंचना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। मैंने जिस शख्स से ये सेकंड हैंड कार खरीदी थी उसने भी ये कार किसी शोरूम से नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी से खरीदी थी जो कार और अपना मकान भी बेचने के बाद क्वेटा चला गया था। इस तरह ये कहा जा सकता है कि अगर रजिया वगैरह नंबर प्लेट के जरिए मार्गला के पहले और असल खरीदार का नाम मालूम कर भी लें तो उनकी तलाश का सिलसिला वहीं खत्म हो जाएगा। और इस तरह मैं मुतमईन हो गया कि वो इस कार के जरिए मुझ तक नहीं पहुंच सकते। ताम एहतियात जरूरी थी और ये एहतियात इसी तरह की जा सकती थी कि इस कार को अब बाहर ना निकाला जाए या कम से कम इस्तेमाल किया जाए। कार साफ करने के बाद मैंने ड्राइविंग सीट उठाकर उसके नीचे से वो पिस्तौल निकाल लिया जो उस रात जिमी से छीना था। जब हम लाहौर से चले थे तो मेरे पास कुछ नहीं था। सोचा था कि कराची से कोई पिस्तौल या रिवाल्वर खरीदूंगा, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला था। ऐसी चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए ज़ेरे ज़मीन दुनिया के लोगों से राब्तों का होना जरूरी होता है और यहाँ अभी तक मेरा किसी से राब्ता नहीं हुआ था। मगर इत्तेफाक से ये पिस्तौल हाथ लग गया था। मैं पिस्तौल लेकर बरामदे में आ गया और पिस्तौल को उलट पलट कर देखते हुए नरगिस से बातें करने लगा। ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आया? नरगिस ने पूछा। उस रात जिमी से छीना था, मैंने कहा। इसे मैंने कार की सीट के नीचे छुपा दिया था। बहुत अच्छी चीज है, मुझे इसकी जरूरत भी थी। नरगिस कोई जवाब देना चाहती थी लेकिन उसी वक्त काल बैल बज उठी। मैंने गेट की तरफ देखा। गेट की झुरी से किसी औरत का लिबास दिखाई दिया। मैं उठकर गेट की तरफ चल पड़ा। वो दुबली पतली मरियल सी औरत थी। उम्र अगरचे 40 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसके नईफ से बदन और चेहरे को देखकर बासानी अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा फाका कशी में गुजरा है और उसने जो लिबास पहन रखा है वो उसके जिस्म पर बहुत ढीला डाला था। जाहिर है उतरन तो ऐसी होती है, ये जिस्म उसमें फंस कर रह जाता है या इस तरह ढीला डाला जैसे थैला चढ़ा रखा हो। वो मासी थी जो काम की तलाश में आई थी। रेशमा के जाने के बाद घर के सारे काम मुझे और नरगिस ही को करने पड़ रहे थे। उस औरत ने खुले हुए गेट से बरामदे में बैठी हुई नरगिस को देख लिया। मैंने भी उसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। नरगिस ने उसका मुख्तसर सा इंटरव्यू किया और फौरन उसे दिन भर के काम पर रख लिया और उठकर काम समझाने लगी। सबसे पहले उसे चाय बनवाई और फिर सफाई पर लगा दिया। चाय वाकई उसने खुश जायका बनाई थी। इससे अंदाजा होता था कि वो खाना भी अच्छा बनाती होगी। कैसी लगी तुम्हें ये? अच्छी है, बहुत अच्छी। मैंने नरगिस की बात पूरी होने से पहले ही जवाब दे दिया। नरगिस ने जोरदार कहका लगाया। क्या हुआ? मैंने उसे घूरा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? इतनी अच्छी चाय कई रोज बाद पीने को मिली है। मैं चाय की नहीं, इस नई मासी की बात कर रही हूँ, नरगिस ने हंसी जब्त करते हुए कहा। धत तेरी की, मैंने कहा। मासी का ज्यादा ताल्लुक तो तुमसे ही रहेगा, इसलिए ये फैसला भी तुम्हें ही करना है कि वो कैसी है। तुम्हें पसंद नहीं आई? नरगिस ने कहा। रेशमा अच्छी थी, उससे तुम्हारी कुछ बेतकल्फी भी होगी और मेरा ख्याल है तुम इस बुढ़िया से बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं करोगे। औरत, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। अपने पसंदीदा मर्द के साथ किसी दूसरी औरत का वजूद तो क्या, उसका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेशमा से अगर मेरी बेतकल्फी थी तो सिर्फ इस काम की हद से आगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बकवास मत करो, नरगिस ने मुझे घूरा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? उस रोज जब मैंने तुमसे पूछा था कि रेशमा के साथ तुमने कोई शरारत तो नहीं की थी, तो गलत नहीं पूछा था। क्या कहना चाहती हो? मैंने उसे घूरा। अगले रोज जब रेशमा काम पर नहीं आई तो मुझे तुम पर शुबा हुआ था, इसलिए मैंने तुमसे जीरा की थी, मगर तुम मुसलसल इनकार करते रहे। नरगिस कह रही थी। 2 दिन बाद जब तुम सौदा वगैरह लेने मार्केट गए हुए थे तो मैं ऊपर वाले कमरे में गई। कोई खास मकसद नहीं था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। वहां मेज पर चाय का कप और फर्श पर 500 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट पड़ा हुआ था। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। बस अब किस्से को यहीं खत्म कर दो। ये किस्सा तो खत्म हो गया, नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे कोई ऐसा किस्सा शुरू ना हो जाए, इसलिए मैंने इस बुढ़िया को फौरन ही मुलाजिम रख लिया है। अब कोई और बात करो। मैंने इस बात को खत्म करने की कोशिश की। मसलन ये है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है वगैरह वगैरह। नरगिस ने एक बार फिर हल्का सा कहका लगाया। मुमकिन है हमारी बातों का यह सिलसिला मजीद जारी रहता कि एक पड़ोसन के आ जाने से ये सिलसिला खत्म हो गया। मैं बरामदे में बैठा रहा और नरगिस पड़ोसन को लेकर अंदर चली गई। 3-4 रोज और गुजर गए। नरगिस अब ठीक हो गई थी, लेकिन वो घर से बाहर निकलते हुए घबरा रही थी, जबकि मेरे लिए अब घर में बैठे रहना मुमकिन नहीं था। चंद रोज पहले मैं उमरकोट की तरफ जाने का मंसूबा बना रहा था, लेकिन बीच में रजिया और जिमी टपक पड़े और मैं उन लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं हमेशा अकेला ही काम करने का आदी था। बहुत अच्छा जरूरत के वक्त किसी को साथ मिलाया करता था और अब फिर ऐसा मौका आ गया कि मुझे किसी साथी की जरूरत महसूस होने लगी। कराची में रजिया के साथियों से निपटने के लिए मुझे कम से कम 2 आदमियों की जरूरत थी और काबिल भरोसा आदमियों को तलाश करने के लिए ज़ेरे ज़मीन दुनिया में झांकने की जरूरत थी। ऐसे आदमी वहीं मिल सकते थे। अब तक मैं शहर से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था और मुझे यह भी पता चल गया कि मुनशियात के धंधे किन इलाकों में होते हैं। यूं तो गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाके मुनशियात के स्मगलरों की अमाजगाह बने हुए थे, लेकिन इन इलाकों में बड़े मगरमच्छ रहते थे और उन तक बराह रास्त पहुंचना आसान नहीं था। वैसे दूसरों से पंगेबाजी की मुझे जरूरत नहीं थी। फिलहाल तो मैं रजिया वाले सिंडिकेट से निपटना चाहता था और उसके लिए मुझे कम से कम 2 आदमी की जरूरत थी।
लियारी और बगदादी ऐसे इलाके थे जहां मुनशियात फरोशी का ये घिनौना धंधा उरूज पर था। हीरोइन की सबसे ज्यादा खेप उन्हीं इलाकों में थी जहां मुनशियात फरोशों के लातादाद अड्डे थे और ये बिजनेस बड़ी आजादी से हो रहा था। पुलिस को भी सबसे ज्यादा कमाई इन्हीं इलाकों से होती थी। उस रोज 8 बजे के करीब मैं अपनी उस नई मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। ऐसे सारे धंधे शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही होते थे और मुझे उम्मीद थी कि आज रात मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। करोड़पति होटल वाले चौराहे पर बड़ी रौनक थी। मैंने टैक्सी छोड़ दी और इधर उधर टहलता रहा। मेरी नजरों को किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जिससे मैं कुछ मालूम कर सकूं। मैं हर शख्स को शक की निगाह से देख रहा था। बाद लोग मुझे भी मशकूक नजरों से घूर रहे थे। मेरा उलिया ऐसा था कि मुझ पर आसानी से पुलिसमैन या किसी एजेंसी का कोई आदमी होने का शुबा किया जा सकता था और शायद इसलिए बाद लोग मुझे मशकूक नजरों से देख भी रहे थे। और आखिरकार एक आदमी मेरी नजरों में आ गया। वो दुबला पतला सा आदमी था। कल 5.5 फुट के करीब रहा होगा। 2-3 दिन का बड़ा हुआ शेव, सर के बाल बेतरतीबी से बढ़े हुए जैसे कई महीनों से हजामत ना बनवाई गई हो। मैली सी जीन्स जो उसके बंगले जैसी पतली टांगों से चिपकी हुई थी, नीले गहरे रंग की शर्ट और उसके बाएं कान में चांदी की बाली और पैरों में स्पंज की हवाई चप्पल थी। पैर गर्द में हटे हुए थे और उसकी रंगत तवे की तरह स्याह थी। उस शख्स ने एक 3 इंच चौड़े स्ट्रैप की मदद से गले में एक कबाट लगा रखा था जिसमें पान बनाने का सामान और सिगरेटों के पैकेट रखे हुए थे और वो इस तरह घूम फिर कर पान और सिगरेट बेचता था। और मुझे शुबा था कि वो पान सिगरेट की आड़ में वो पुड़ियां भी फरोख्त कर रहा था। मैं चंद गज का फासला देकर उसके पीछे चलता रहा और थोड़ी देर बाद ही मेरे शुबे की तस्दीक हो गई। वो एक जगह रुक गया। एक मवाली भी उसके करीब आकर रुका। उसकी हालत ऐसी थी, अब गिरा कि तब गिरा। मैले कपड़े, कमीज का गिरेबान नीचे तक फटा हुआ था। एक आस्तीन भी गायब थी। सर के बाल बेताशा बड़े हुए थे। कई रोज से शेव भी नहीं बनाया गया था। पैरों, हाथों और चेहरे पर मैल जमी हुई थी। उसने महीनों से मुंह हाथ नहीं धोया होगा। हीरोइन के आदि वैसे भी पानी के करीब जाते हुए घबराते हैं। उस शख्स ने मुट्ठी में दबे हुए कुछ नोट कबाट वाले की मुट्ठी में दबा दिए। कबाट वाले ने नोट जीन्स की जेब में डालकर मुताद निगाहों से इधर उधर देखा। फिर कबाड़ में सिगरेट के पैकेटों के नीचे बिछे हुए प्लास्टिक के टुकड़े का एक कोना उठाकर कोई चीज निकाली और फिर एक पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर उस हिरवंशी की तरफ बढ़ा देगा। उस सिगरेट के साथ एक पुड़िया भी हिरवंशी के हाथ में मुंतकिल हो चुकी थी। मैंने कबाड़ वाले का ताकुब जारी रखा और फिर शायद उसने मुझे अपना पीछा करते हुए देख लिया और मुझ पर शुबा हो गया। अब वो मुझसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो एक तंग और कदरे तारीख गली में घुसकर भाग खड़ा हुआ। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी और चंद गज दूर जाकर उसे गिरेबान से दबोच लिया, लेकिन मेरी गिरफ्त ज्यादा सख्त नहीं थी। मुझे माफ कर दो साहब, आइंदा ये धंधा नहीं करूंगा। वो गिगियाया। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात नुमाया थे। मेरे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं तो डरो नहीं। मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं समझा नहीं साहब। वो फिर अकलाया। मेरा ताल्लुक ना पुलिस से है ना किसी एजेंसी से। मैंने कहा, मैं तुमसे किसी बारे में पूछना चाहता हूँ, उम्मीद है ठीक ठीक बताओगे। किसके बारे में साहब? उसने पूछा। वो अब भी खौफजदा था। रंगा कहाँ मिलेगा? मैंने कहते उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ये नाम मैंने कई रोज पहले सुना था। उस शख्स का चेहरा एक बार फिर धुआं हो गया। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा साहब। वो बदसूर अकला रहा था। आप यकीनन CIA, ऐसी कोई बात नहीं मेरे यार। मैंने उसकी बात काट दी। पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ना तो पुलिस का आदमी हूँ ना किसी और एजेंसी का। मैं भी एक बेव्यापारी हूँ और कारोबारी सिलसिले में उससे मिलना चाहता हूँ। तुम मुझे उसके अड्डे तक ले चलो। किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझे वहां तक पहुंचाने वाला कौन है। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर इशारा करता हुआ एक तरफ चल पड़ा। अंधेरी उतारी गलियों में मैं भी उसके पीछे चलता रहा और आखिरकार वो एक बोसीदा सी इमारत के सामने रुक गया। ये बिल्डिंग रंगा की है, वो इस वक्त यहीं मिलेगा। उस शख्स ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए बताया। मैंने जेब से एक 100 का नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबा दिया। ठीक है, अब तुम जाओ, मैंने कहा। वो शख्स तेज तेज कदम उठाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। मैं उस बोसीदा सी इमारत की तरफ बढ़ने लगा। दाई बाई कदरे मॉडर्न इमारतों में फंसी हुई 2 मंजिला वो इमारत कम से कम 100 साल पुरानी जरूर होगी। अंदर दाखिल होने का मेहराबी रास्ता इतना कुशादा था कि हाथी गुजर सकता था। किसी जमाने में यहाँ भी गेट जरूर होगा, लेकिन अब उसका नामो निशान तक नहीं रहा था। गेट के अंदर गालिबन बहुत कुशादा कंपाउंड था। दाईं तरफ कहीं से बल्ब की जरद मदम सी रोशनी इस कंपाउंड तक पहुंच रही थी, लेकिन मैं चूंकि गेट के बाहर ही था इसलिए अंदर की सूरत का अंदाजा लगाना खासा दुश्वार था। मैंने एक बार फिर दाईं बाई गली में देखा और गेट में दाखिल हो गया। ये तकरीबन 20 फुट तवील ड्यूडी सी थी। एक कमरा दाईं तरफ और एक बाईं तरफ था। दोनों के दरवाजे गायब थे और अंदर तारीकी थी। मैं ड्यूडी से निकलकर कंपाउंड में पहुंच गया और फिर मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इंडिया में मैंने ऐसी बहुत सी इमारतें देखी थी, वस्त में कंपाउंड और इतराफ में खोली नुमा कमरे। ऐसी इमारतों में दर्जनों खानदान रहते थे। कंपाउंड के वस्त में दायरे में टूटी फूटी तकरीबन 1.5 फुट ऊंची दीवार थी। दीवार का ये दायरा कभी पानी का होद रहा होगा और इसके बीच में फुआरा भी लगा होगा, लेकिन अब सिर्फ निशान बाकी रह गया था। कंपाउंड के चारों तरफ कमरे थे, उनमें बिस्तर के दरवाजे गायब थे। अगर किसी कमरे का दरवाजा था भी तो वो बंद था।
वो मध्यम सी रोशनी बाईं तरफ से आ रही थी। उस तरफ आखिर में दीवार पर लटके हुए होल्डर में 100 वाट का बल्ब जल रहा था। ड्यूटी के बाईं तरफ लकड़ी के तख्तों की सीढ़ियां थी। ऊपर भी चारों तरफ कमरे थे, लेकिन उनके सामने 7-8 फुट चौड़ी बालकोनी थी, जिसके आगे हिफाजती रेलिंग भी लगी हुई थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर ऊपर एक जगह सुर्ख रंग का 0 बल्ब जल रहा था और उसी तरफ वो बालकोनी के सिरे पर किसी कमरे में रोशनी दिखाई दे रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था। ऊपर वाले हिस्से पर शीशे लगे हुए थे और ये रोशनी उन्हीं शीशों से झलक रही थी। मैं ऊपर देखते हुए सोच रहा था कि रंगा इसी कमरे में होगा, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत रही थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में अभी तक किसी से टाकरा नहीं हुआ था। मैंने रंगा के बारे में सुना था कि वो इस इलाके का बहुत बड़ा दाता है। उसकी इजाजत के बगैर कोई इस इलाके में अपना कारोबार नहीं जमा सकता था। हत्ता कि मुनशियात फरोज जैसे खतरनाक लोग भी उसे हफ्ता देते थे। और अब मैं सोच रहा था कि मैं कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गया। रंगा बदमाश जरूर होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना उसके बारे में सुना था। बड़े बदमाश तो अपने गिर्द बहुत बड़ा गिरोह रखते हैं। उनकी ताकत दरअसल उन्हीं गुर्गों में होती है जो उन्हें घेरे रहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे अभी तक बिल्ली का बच्चा भी दिखाई नहीं दिया। हो सकता है रंगा की दादागिरी के बारे में कुछ ज्यादा ही मुबालगा आराई से काम लिया गया हो, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ तक आ ही गया था, तो मेरे ख्याल में उससे मिल लेने में कोई हर्ज नहीं था। हो सकता है ये मेरे काम का आदमी साबित हो या इसके तवस से किसी और आदमी से राब्ता हो जाए। मैं भी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अपने अकम में एक बेड़िए जैसी हुर्राहट सुनकर उछल पड़ा। उसके साथ ही मेरी गर्दन पर कोई सख्त चीज चुभने लगी। तुम जो कोई भी हो, हाथ ऊपर उठा लो, बेड़ी की तरह गुर्राती हुई आवाज कह रही थी। और ये भी सोच लो कि अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारी गर्दन तोड़ देगी। मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। मैं उस इमारत के निचले हिस्से को बिल्कुल वैरान समझा था, लेकिन अपने अकम में उस हुर्राहट और गर्दन पर चुभती हुई पिस्तौल की ठंडी नाली ने मेरा ख्याल गलत साबित कर दिया। और मैं भी इस कदर गाफिल साबित हुआ कि उस शख्स के आने की आहट तक महसूस न कर सका। वो शख्स न जाने तारीकी में किस तरफ से निकलकर मेरे सर पर पहुंच गया था। सुना नहीं तुमने? अकम में वो हुर्राहट दोबारा सुनाई दी और फिर उसी के साथ गर्दन पर पिस्तौल की नाल का दबाव भी बढ़ गया। मैंने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा दिए। उस शख्स ने पिस्तौल मेरी गर्दन से लगाए रखा और दूसरे हाथ से मेरा लिबास थपथपाने लगा। मेरी पतलून की पॉकेट में पिस्तौल मौजूद था, जो उसने निकाल कर अपनी जेब में डाल दिया। कौन हो तुम? हुर्राहट दोबारा सुनाई दी। और यहाँ आने का मकसद? मैं ज़ाहिर है किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आया था और ना ही दंगा फसाद करने की मेरी कोई नीयत थी, लेकिन मैंने उस शख्स को दुआ दिखाने का फैसला कर लिया जिसने तारीकी से निकलकर मुझे पिस्तौल की जद पर ले लिया था। पिस्तौल की सर्द नाल अब भी मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने लंबा सांस लिया और गर्दन को एक तरफ झुकाता हुआ बड़ी तेजी से नीचे झुक गया। वही मेरे को बदहवास हुआ, उसका पिस्तौल वाला हाथ भी हवा में मुअल्लक हो गया। मैंने बरक रफ्तारी से घूमकर एक हाथ उसके पिस्तौल पर डाल दिया और दूसरा हाथ उसके गिरेबान पर डाल दिया और तेजी से झुकता हुआ नीचे चला गया। वो मेरे ऊपर से होता हुआ दब से पुश्त के बल मेरे सामने गिरा। पुख्ता फर्श पर इस तरह गिरने से उसे यकीनन चोट लगी थी और उसके मुंह से करा खारिज हो गई थी। उसका पिस्तौल मेरे हाथ में रह गया। उस शख्स ने उठने की कोशिश की तो मैं उस पर पिस्तौल ताने घुर्राया, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो अपनी जगह बेसु हरकत होकर रह गया। वो पुश्त के बल पड़ा था और उसके दोनों बाजू एतराफ में फैले हुए थे। मैंने तो सुना था कि रंगा ने अपने गिर्द बहुत मजबूत हिसार बना रखा है, मगर तुम तो बहुत भोंगे निकले। मैंने कहा, तुम जो कोई भी हो, अपने पैरों पर इस फाटक से बाहर नहीं जा सकोगे। वो शख्स बोला, अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो गोलियों से भून दिए जाओगे। तुम्हारे खोखले लहजे में धमकी का तासर भी नहीं है कि मुझ जैसा आदमी खौफजदा हो सके। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, लेकिन मैं यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आया। अगर मेरा इरादा कुछ और होता तो तुम्हारे जिंदा फर्श पर गिरने की बजाय तुम्हारी लाश गिरती। अब उठकर खड़े हो जाओ, मगर ये बात ज़हन नशीन रहे कि तुम कोई शरारत नहीं करोगे। वो शख्स उठकर खड़ा हो गया तो मैंने पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो और इसे इस्तेमाल करना भी सीखो। मैंने कहा, इस किस्म के खिलौनों को सही तरीके से पकड़ा ना जाए तो ये अपने लिए ही खतरनाक साबित हो जाते हैं। वो मेरे सामने था। उसके चेहरे पर मध्यम सी रोशनी पड़ रही थी और उसकी आंखों में शदीद उलझन के तासरात साफ नजर आ रहे थे। क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, ये अपना पिस्तौल ले लो और मेरा पिस्तौल मुझे वापस कर दो। उस शख्स ने मेरे हाथ से पिस्तौल ले लिया, लेकिन मेरा पिस्तौल वापस नहीं किया। मेरा पिस्तौल वापस कर दो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मिल जाएगा, वो बोला, लेकिन पहले ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ आने का मकसद क्या है? वो बात करते करते रुका, फिर बोला, हम पुलिस और CIA के सारे लोगों को जानते हैं, मगर तुम शायद नए हो। नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। मेरा ताल्लुक ना पुलिस से है और ना ही CIA से है। मैं तो रंगा से मिलना चाहता हूँ। झूठ बोलते हो तुम, वो शख्स बोला। उसके साथ ही उसका पिस्तौल मेरी तरफ उठ गया। इस इलाके में आने वाला हर अफीसर, ख्वाह उसका ताल्लुक पुलिस से हो या किसी एजेंसी से, ये दावा करता है कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर रंगा दादा को सलाखों के पीछे पहुंचा देगा या वो ये इलाका छोड़कर भाग जाएगा। ऐसे दावे करने वाले अफीसर रंगा दादा तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं और तुम गलत सोच रहे हो। मैंने उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना कि मेरा पुलिस या किसी एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक कारोबारी सिलसिले में रंगा से मिलना चाहता हूँ। इसमें फायदा रंगा का ही है।
अगर उससे मेरी मुलाकात ना हुई तो रंगा को भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। और जब रंगा को पता चलेगा तो सोच लो तुम्हारा क्या हशर होगा। मेरा ये हरबा काम कर गया। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने उल्टे हाथ की 2 उंगलियां मुंह में डालकर सीटी बजाई। उसके सिर्फ 1 मिनट बाद गली से एक आदमी फाटक में दाखिल हुआ। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। रंगा के बारे में मेरे ख्यालात एक बार फिर बदलने लगे। इस इमारत को वैरान पाकर यही समझा था कि रंगा कोई छोटा मोटा बदमाश है जिसने अपने बारे में जरूरत से ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रखा है ताकि इलाके के लोग उसके दबाव में रहें और उसे हफ्ता मिलता रहे। लेकिन अब मेरे ख्यालात तब्दील हो रहे थे। इमारत में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद एक शख्स ने मुझे पिस्तौल की जद पर ले लिया था और अब ये दूसरा शख्स जो सिग्नल पाकर अंदर आया था। मुझे यकीन था कि ये शख्स शुरू ही से बाहर गली में किसी महफूज जगह मौजूद था और इसने मुझे अंदर आते भी जरूर देखा होगा मगर मुदाखलत नहीं की। इसका मतलब था कि रंगा ने अपनी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त कर रखा था। क्या बात है शिकरे, कौन है ये? नवार ने अपने साथी को उसके नाम से मुखातिब करते हुए कहा। उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख भी मेरी तरफ था। ये रंगा दादा से मिलना चाहता है, कहता है फायदे की बात है। शिकरे ने जवाब दिया। क्यों रे? नवार ने अब मुझसे मुखातिब होकर कहा। दादा से क्यों मिलने का है? क्या काम है? हमको बोलो। मुझे जो कुछ बोलना है रंगा से ही बोलूंगा। मैंने कहा तुम लोग मामले को बिला वजह बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर रंगा से मिलना ऐसा ही मुश्किल है तो ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ और उससे मुलाकात के लिए किसी और मौके पर कोई और तरीका इख्तियार करूंगा। ऐसा कैसा वापस चला जाएगा गाड़े? उस शख्स ने कहा। खड़ा खड़ा बताओ तुम कौन है? झूठ बोलेगा तो अपना नारियल घूम जाएगा और जब टैडी का नारियल घूमता है तो समंदर से ज्यादा खौफनाक तूफान आता है। इलाका बंद हो जाता है। लोग फ्लैटों का खिड़की से झांकने का हिम्मत भी नहीं करते। मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वहां अगरचे रोशनी बहुत कम थी मगर उस वक्त तक मेरी आंखें इस माहौल से मानूस हो चुकी थी और मैं बखूबी उसका जायजा ले सकता था। उसने अपना नाम टैडी बताया था और मेरे ख्याल में उसके लिए यही नाम मुनासिब था। पिस्ता कामत, कसरती बदन, स्याह रंगत और घुंघरियाले बहुत छोटे बाल। वो कोई स्याह फाम ही लगता था। उसने डार्क कलर की तंग पांचों की पतलून और टी शर्ट पहन रखी थी। उसके गहरे रंग का ये लिबास भी तारीकी का एक हिस्सा बन गया था। देखो, मैंने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए पुरसुकून लहजे में कहा, मैं बिजनेस के सिलसिले में रंगा से मिलने आया हूँ लेकिन तुम दोनों बिला वजह एक मसला खड़ा करने लगे हो। मेरा पिस्तौल पहले ही तुम्हारे पास है। मज़ीद इत्मीनान के लिए तुम मेरी तलाशी ले सकते हो और वैसे अगर मेरी नीयत बुरी होती तो मैं तुम्हें बेबस कर चुका होता। मेरा रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आखिरी अल्फाज मैंने शिकरे की तरफ देख कर कहे और अब भी अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकोगे। अरे तड़ी मत द्योड़े, टैडी घुराया। मैं तड़ी नहीं दे रहा। मेरा लहजा अब भी पुरसुकून था। वैसे तुम बहुत गर्म जोश हो। रंगा को तुम जैसे आदमियों की जरूरत है लेकिन गर्म जोशी हर जगह काम नहीं देती। जरा ठंडे दिल से सोचो, कहीं तुम रंगा का काम तो नहीं बिगाड़ रहे। मुझे रोक कर टैडी कुछ कहना चाहता था लेकिन शिकरे ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जबान खोलने से बाध रखा। वो टैडी के मुकाबले में माकूल आदमी था और मेरे अब तक के रवैये ने उसे बड़ी हद तक मुतासर किया था। उसने बलोची जबान में टैडी से कुछ कहा। टैडी ने भी उसी जबान में जवाब दिया और फिर वो तकरीबन 2 मिनट तक बलोची जबान में आपस में बातें करते रहे। मेरे पल्ले एक लफ्ज भी नहीं पड़ा था। अलबत्ता 2 मरतबा रंगा का नाम समझ में आया था। चलो डे, टैडी आखिरकार मेरी तरफ देखते हुए बोला। लेकिन हम तेरे को पहले बोल देता हूँ, अगर कोई गड़बड़ किया तो इधर ही तेरा मकबरा बना दूंगा। और फिर आगे बढ़ने से पहले मजीद इत्मीनान के लिए मेरी तलाशी ले लेना जरूरी समझा। उसने मेरी जेब से नोटों का बंडल भी निकाल लिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए लकड़ी के तख्ते कदमों के नीचे चिरचिरा रहे थे। मुझे अंदेशा था कोई तख्ता टूट ना जाए। ऐसी सूरत में हड्डियों की सलामती की जमानत भी नहीं दी जा सकती थी। लेकिन वो तख्ते खासे मजबूत थे। उन्होंने सिर्फ चिरचिराने की हद तक ही एहतजाज किया। ऊपर पहुंचकर वो बालकोनी में सीधे चलते रहे। टैडी ने अभी मुझे पिस्तौल की जद पर ले रखा था। हम गैलरी के आखिर में उस दरवाजे के सामने रुक गए जिसके ऊपर वाले हिस्से से रोशनी झलक रही थी। वहां से गैलरी दाईं तरफ मुड़ गई। उस तरह इमारत की ऊपरी मंजिल के तमाम कमरे इसी गैलरी के तवस से एक दूसरे से मिले हुए थे। शिगरे ने आगे बढ़कर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और जवाब का इंतजार किए बगैर हल्के से धक्के से दरवाजा खोल दिया। कमरे में 3 आदमी थे जो शिगरे और टैडी के साथ मुझे देखकर चौंक गए। इन दोनों के हाथों के पिस्तौलों ने भी उन्हें चौंकने पर मजबूर कर दिया था। उनमें 2 टैडी की तरह स्याह फाम थे। अलबत्ता तीसरा गंदमी रंगत का मालिक था और उसके बाल भी घुंघरियाले नहीं थे। उस शख्स ने टैडी की तरफ देखते हुए बलोची जबान में कुछ पूछा जिसका जवाब भी टैडी ने बलोची जबान ही में दिया था। वो शख्स उठकर खड़ा हो गया। चलने में गहरी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर इस तरह सवाल करने लगा जैसे मैंने यहाँ आकर कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। मुझे अंदाजा हुआ कि रंगा से मिलने की कोशिश करना ऐसा ही था जैसे कोई आम आदमी सूबे के हाकिम आला से मिलने की कोशिश कर रहा हो। तुम रंगा दादा से क्यों मिलना चाहते हो? उसने एक बार फिर सवाल दोहराया। ये सवाल मुझे इतनी बार किया जा चुका था कि मेरे आसाब जवाब देने लगे थे। ये मैं रंगा को ही बताऊंगा, इस मर्तबा मैंने झुंझला कर कहा। वो शख्स चलने में घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने टैडी वगैरह को आंखों से कोई इशारा किया और एक अंदरूनी दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ गायब हो गया। शिकरे ने कमरे का बैरूनी दरवाजा बंद कर दिया जिससे गुजरकर हम अंदर आए थे।
मैं अपनी जगह पर खड़ा कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था जिसके इतराव में गाओ तकिए रखे हुए थे। एक कोने में ट्रे चाय के खाली बर्तन रखे हुए थे। तामचीनी की नीली चैनक और छोटी प्यालियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये चाय किसी होटल से मंगवाई गई थी। उसके करीब स्टैंड पर वाटर कूलर रखा हुआ था जिसके ऊपर शीशे का एक गिलास भी ऊंधा पड़ा हुआ था। एक दीवार पर करीब राकेल वेल्च और बुर्जी बारदित की रंगीन तस्वीर लगी हुई थी। ये तस्वीरें किसी अंग्रेजी रसाले से काटकर दीवार पर चिपका दी गई थी। कमरे के दूसरे कोने में गाओ तकिए के करीब कालीन पर एक टेलीफोन सेट भी पड़ा हुआ था। उस कमरे की गली की तरफ वाली खिड़की अगरचे खुली हुई थी लेकिन कमरे की फिजा में बीड़ी की बू रची हुई थी। मैं भी कमरे का जायजा ही ले रहा था कि बाहर कदमों की आवाज और फिर किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो 2-3 आदमियों के कदमों की आवाज थी और लगता था जैसे वो किसी को मारते पीटते ला रहे हों। और फिर कमरे का दरवाजा धड़ से खुला। एक आदमी को जोरदार धक्का देकर अंदर गिरा दिया गया। वो मुंह के बल कालीन पर गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके पीछे भी 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। वो भी शायद इनके साथ ही थे क्योंकि वो शक्लों से बदमाश ही लगते थे। कालीन पर गिरने वाला शख्स जब सीधा हुआ तो मैं उसकी सूरत देखकर उछल पड़ा। ये गले में लटके हुए कबाटे में सिगरेट, पान और हेरोइन की पुड़ियां बेचने वाला वही शख्स था जो मुझे इस इमारत के सामने छोड़कर गया था। मुझे इस इमारत में दाखिल हुए ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हुए थे कि उस शख्स को भी पकड़कर यहाँ ले आया गया। उसे रंगा की सिक्योरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता था। उस शख्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ तक लाते हुए उसकी कुछ खातिर तवाज़े भी की गई थी। नाक से हल्का सा खून बह रहा था। इसको इधर क्यों लाड़े नसरू, टैडी ने कबाट वाले को धक्का देने वाली की तरफ देखते हुए कहा। यही हरामी तो इस बंदे को यहाँ तक लाया था टैडी उस्ताद, नसरू ने जवाब दिया। हमने अपना आंख से इसको देखा। दूसरा गली में जब हम इसको रोका तो ये भाग खड़ा हुआ। तुम इसको इधर क्यों लाया? गोली मारकर नाली में फेंक देता नहीं, टैडी ने कालीन पर पड़े हुए शख्स को ठोकर मारते हुए कहा। इस कत्ल का तो पुलिस भी तफ्तीश नहीं करेगा। साले का हालत देखो, जान है नहीं और काम कितना बड़ा करता है। रंगा दादा की जासूसी करता है। क्योंड़े अड़ामी, क्या दिया था इसने तेरे को? टैडी ने उसे एक और ठोकर रसीद कर दी। वो बिलबिला उठा और अगली ठोकर से बचने के लिए दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मेरे को माफ कर दो उस्ताद टैडी, इसने मेरे को मजबूर कर दिया था। टैडी ने उसे 2-3 और ठोकरें रसीद की। वो कालीन पर लौटता और चीखता चिल्लाता रहा। तुम रात को कभी सदर में CIA के दफ्तर के सामने से गुजरा है? टैडी ने उसके कोलों पर एक और ठोकर जमाते हुए कहा। उधर रात को ऐसा खौफनाक आवाज सुनाई पड़ता है जैसे भूत प्रेत और आसेब रो रहे हो, चीख चिल्ला रहे हो। बाहर का कोई आदमी अंदर जाने का हिम्मत नहीं करता और ये बिल्डिंग भी भूत खाना है रे। जितना चाहो उड़ी करो, कोई अंदर नहीं आएगा। ये सब कुछ 1-2 मिनट में हो गया था। वो शख्स बुरी तरह चीख रहा था। कुछ लम्हों तक मेरी समझ में नहीं आ सका ये सब क्या हो रहा है। और फिर आवाज में आते ही मैंने आगे बढ़कर टैडी को जोरदार धक्का देकर एक तरफ हटा दिया जो उस शख्स को एक और ठोकर मारने जा रहा था। मैंने टैडी के हाथ में पिस्तौल की परवाह नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि वो सब मुझ पर पलट पड़ेंगे। टैडी लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया। उसकी सफेद चमकती आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने बड़ी फुर्ती से पिस्तौल वाला हाथ उठा लिया।